नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज 7th क्लास का बसंत का जो लास्ट चैप्टर है विप्लव गायन, उसका मैं आज सारांश और कवि परिचय और भावार्थ, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात बताने वाली हूँ। उनको बताने से पहले मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने लगातार मेरे वीडियो को पसंद किया है। वह हैं भुल्लर गेमिंग, अरुण दास, संदीप, अभिनंदन, शौर्य कुमार, रमेश, सक्षम, मोहनचंद, दिनेश ढैया, भावना, कार्तिक। तो ये थे कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, और आपसे मैं यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने 8th क्लास का भी सिलेबस डालना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। और अभी फाइनल एक पेपर तैयार करूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज NCERT हिंदी बसंत भाग 2 क्लास 7 विप्लव गायन चैप्टर 20 कविता है ये। और कवि का परिचय, कविता का सारांश और भावार्थ, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात, इन सब का मैं यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। तो ये विप्लव गायन कविता है, वह बालकृष्ण नवीन द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा हम बालकृष्ण नवीन के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि बालकृष्ण नवीन शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के भयाना नामक गांव में हुआ था। वे एक महान लेखक होने के साथ ही अच्छे पत्रकार भी और राजनेता भी थे। वे सन 1952 से लेकर 52 अपनी अंतिम घड़ियों तक मृत्यु तक संसद के सदस्य रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, अपलक आदि। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय तुलना योग्य योगदान के लिए उन्हें सन 1960 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों? पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विप्लव गायन कविता का अब आपको मैं बताऊंगी सारांश। इसका क्या सारांश है, चलो मेरे साथ पढ़ते हैं। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपनी इस कविता में लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरें तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। क्या किया है बालकृष्ण ने कि ये जो लोग समाज में बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको तोड़ने का और प्रगति के रास्ते को अपनाने का आह्वान किया है, शुरुआत की है। वो कहते हैं कि अब तुम शांति के गीत गाना छोड़ो और क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयों और बुरे लोगों में हलचल मच जाए। बोलते हैं कि बहुत जी लिया आपने शांत रहकर, परंतु अब आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। किसके प्रति? सामाजिक बुराइयों के प्रति और बुरे लोगों के प्रति, ताकि यह वहाँ हलचल मच जाए। कवि ने इस कविता के माध्यम से जरिए से समाज को एक महान बदलाव करने का संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि समाज में बदलाव लाने का। कवि मानते हैं कि पुराने जो कुविचारों और पाखंडों का अंत करके ही हम एक नए और स्वच्छ समाज की नींव रख पाएंगे। तो इसलिए कवि ने विप्लव गायन कविता में हम सभी से एक क्रांति लाने का क्या किया है? अनुरोध किया है, ताकि
एक बेहतर समाज बनाया जा सके। तो यहाँ बालकृष्ण नवीन जी ने क्या किया है, कविता के माध्यम से एक समाज में बदलाव लाकर नई क्रांति लाने का अनुरोध किया है, जिससे कि एक अच्छा समाज बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलो आप क्या अपनी अपनी पुस्तकें भी ओपन कर लो, उसी में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं और अब उन पंक्तियों का अर्थ बताने वाली हूँ। विप्लव गायन कविता का अर्थ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी बीना में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबे उंगलियाँ दोनों मेरी ऐंठी हैं। अब कविता के माध्यम से कवि कह रहा है कि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कि उथल पुथल मच जाए, समाज में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, मीन एक क्रांति उधर से आए और एक क्रांति उधर से आए। सावधान, सावधान वो बीना जो अपने पुस्तक में बना हुआ तस्वीर बीना का, कि वो जब बजाते हैं तो उंगलियों के आगे जो कोन पहनते हैं, मिज़राबे होते हैं कोन, और उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो उन चिंगारियों से जो है क्या हो जाए, बीना के तार छूट जाए। अब इसको मैंने लिखित रूप में भी दिखाया है, तो एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। विप्लव गायन कविता का भावार्थ। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को सावधान कर रहे हैं कि कहते हैं कि मेरा ये गीत समाज में क्रांति की चिंगारियाँ पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब भी हम कोई समाज में बदलाव लाते हैं उसके लिए कष्ट जरूर सहना पड़ता है। वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उल्ट पुलट सकती है। मीन कुछ भी नया लाने के लिए, जैसे किसान जो थे वह कितने दिन वहाँ बैठे रहे थे दिल्ली में, तो कुछ ना कुछ उनके बैठने से उन बदलाव तो हुआ है। जो भी उनकी डिमांड थी वो कुछ ना कुछ पूरी तो हुई है। उसी प्रकार ये कभी भी कविता के माध्यम से जो है गलत हो रहे कामों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए कह रहा है, तो उससे क्या होगा कि समाज में उथल पुथल तो होगी ना, उल्ट पुलट सकती है। वर्तमान व्यवस्था जो अभी व्यवस्था चल रही है वह उल्ट पुलट सकती है। तो इन्हीं पंक्तियों का ये भावार्थ था। अब पढ़ते हैं आगे। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हितल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और जंखाड़ दगद है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि ये जो मेरा जो गला है, कंठ होता है गला जो है वह रुका है। महानाश का मारक गीत, मीन विनाश का जो गीत गाने के लिए रुद रहा है, गा तो रहा है परंतु उससे गला जो है रुद रहा है। हमारी आवाज़ जो है वो स्पष्ट आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ उसमें एक दर्द होता है। आग लगेगी क्षण में, पल भर में आग लग जाएगी हृदय से के तक, कि अब क्षुब्ध युद्ध होता है। क्षुब्ध युद्ध मीन व्याकुलता भरा युद्ध, मीन व्याकुल हो रहा है उसका मन ये युद्ध, इस युद्ध को करने के लिए, मीन अपने आप से लड़ने के लिए। या ज्वलंत गायन के स्वर झंखार होते हैं, पुराना सामान या कुचल देना है उसको, जो भी पुरानी रीतियां हैं रिवाज हैं
उनको कुचलने के लिए। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, मेरे हृदय से, इस मेरे हृदय से जो रुंधा हुआ मेरा हृदय है, उसके अंदर से, अंतरतर मीन अंदर से ये गीत जो है क्रोध बनकर निकला है, मीन सुनाई देगा ये क्रोध के रूप में। तो एक बार फिर से इनका पढ़ लेते हैं। विप्लव गायन कविता का भावार्थ। कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुंध गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति रोष है, रोष मीन क्रोध है। उसकी ज्वाला से हर अवरोध, हर जो रास्ते में आने वाली अड़चनें हैं, जलकर राख हो जाएगा। फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा वो जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दो गुने जोर से शुरू हो जाती है। और फिर क्या होगा कि ये जो बदलाव लाने के जो गीतों की तान जो है वो दुगने मीन 2 गुना जोर से शुरू हो निकलने लगती है और उसके वेग से सभी सामाजिक कुरीतियाँ और ढोंग पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। मीन हमारी जब किसी के प्रति विरोध में हमारी आवाज़ जो है एकदम बदल जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि भाषण भी कई प्रकार के होते हैं, कई बार अपने हकों को लिए लड़े जाते हैं तो उनकी आवाज़ कुछ और होती है, अंदर से दिल खोल उठता है सामाजिक कुरीतियों और जो ढोंग पाखंडों को समाप्त करने के लिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से शब्द अर्थ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। चलो, कण कण में अगला पैराग्राफ। कण कण में व्यापत वही स्वर रोम रोम गाता है, वह ध्वनि वही तान गाती रहती है। कालकूट फणी की चिंतामणि आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। ये भ्रू विलास हो रहा है, अंदर से वो लड़ रहा है कण कण से। तो क्या कण कण में है व्यापत मीन कण कण में समाया हुआ है ये स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। और मेरा रोम रोम जो है, रोम रोम से ध्वनियाँ निकल रही हैं गाने की, वही तान गाती रहती हैं। और ये कालकूट फणी की चिंता, समय का जो ये नाग रूपी जो समय जो है फण फैलाए हुए खड़ा है। आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। मैंने सारे जीवन के जो राज हैं वह समझ लिए हैं। अब मैं इस विनाश के प्रति जो है क्या करूँगा, वो विलास में महानाश के प्रति भी उसके प्रति आवाज़ उठाऊँगा। और पोषक सूत्र परख आया हूँ, और जो उससे जो भी उसको पाने के लिए जो सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो सारे ही समझ आया हूँ। ये जो कवि है अपने इस गीत के माध्यम से एक आवाज़ उठा रहा है क्रांति लाने की, नए समाज में बदलाव लाने की। अब लिखा हुआ भी एक बार पढ़ लेते हैं। विप्लव गायन का भावार्थ। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है। हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। मीन चारों ओर से वही ध्वनियाँ जो हैं गूंज रही है। जिस तरह शेषनाग जो होता है अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, शेषनाग में अब
जो के सिर पर जो होती है मणि होती है, वो उसी की चिंता में डूबे रहते हैं। उसी प्रकार तुलना की गई है यहाँ पर। उसी प्रकार ये सारा संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। अब ये जो सारा संसार है, कवि को यही नजर आता है कि नए नए निर्माण के लिए उस चिंता जो में डूब गया है ये सारा संसार। विप्लव गायन कविता की अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तो ये जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने की साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश होने लगेगा और इसके बाद ही एक नए राष्ट्र समाज का निर्माण प्रारंभ होगा। तो पहले हमें सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। जब सामाजिक बुराइयां बच्चों ख़त्म हो जाएंगी तो ही हमें लगेगा कि एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता का भावार्थ मेरे द्वारा समझाया गया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं कविता से प्रश्न अभ्यास। पाठ्य पुस्तक प्रश्न अभ्यास कविता से आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में पीछे दिए गए हैं। कण कण में है व्यापत वही स्वर, कालकूट फणी को चिंतामणि। अब उन्हीं कविता की पंक्तियों को यहाँ प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा गया है। तो आपको पहले अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भावार्थ भी अच्छे से लिख सकते हैं। वही स्वर व ध्वनि, वही तान आदि जो वाक्यांश है ना, उसके लिए किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान, ये जो कुछ वाक्यांश हैं और ये पूछा गया है कि ये किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान नवनिर्माण का रास्ता खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया। इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, इन वाक्यांशों का, कि नया निर्माण करने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है इन शब्दों का। इसके अलावा इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए हुए हैं जो हर ओर व्यापत है, मीन चारों ओर जो फैले हुए हैं, है ना। तो ये था क पार्ट का आंसर। अब ख पार्ट, पहले प्रश्न का ख पार्ट क्या है। ख पार्ट, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतल से पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों पंक्तियों में कोई संबंध बनता है। तो बच्चों उत्तर के माध्यम से जानते हैं कि हाँ, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतल से पंक्तियों में सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति क्या कर रहा है, आक्रोश है। कवि आक्रोश कर रहा है अपने जो वर्तमान व्यवस्था है, वही क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है और वही क्रांति जो है वो गीत के रूप में निकल रही है। वही क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रतिध्वनित होने लगती है और ये जो क्रांति है वह है हमारे रोम रोम से प्रतिध्वनित होने लगती है। इन पंक्तियों का यही भावार्थ है, तो यही ऐसे लिखना है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव स्पष्ट करना है। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी है। अब इस पंक्ति का क्या बताना है, भाव स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों का, इस पंक्तियों भाव ये है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति क्या कर रहा है, सावधान करता है। और वीणा से कोमल क्या निकले, स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण
उसकी उंगलियों की जो मिजराबें टूट कर गिर गई हैं। मिजराबें वही मैंने आपको कौन बताया है, जो उंगलियों के आगे पहने जाते हैं जब हम कोई म्यूज़िक बजाते हैं, तो जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाती हैं। मीन जब हम गुस्से से उनको बजाएंगे और जो उंगलियां जो होती हैं वह भी घायल हो जाती हैं। कई बार तबला बजाते बजाते तबला वादक की उंगलियां जो हैं घायल हो जाती हैं, तो उसी प्रकार इस कवि की बीना बजाते बजाते उंगलियां जो हैं घायल हो जाती हैं, क्योंकि वह अंदर से क्रोध विद्रोह का स्वर उत्पन्न कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे कविता से प्रश्नों के उत्तर। अब भाषा की बात भी है तो उसको भी आप साथ साथ देख लें, क्योंकि कविता से आगे और अनुमान और कल्पना तो आपके अपनी एक्टिविटी होती है, ये आपको अपने विचार देने होते हैं। तो भाषा की बात में है, कविता में दो शब्दों के मध्य मीन योजक चिन्ह है ये का प्रयोग किया गया है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बच्चों? योजक चिन्ह का मीन दो शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे जिससे उथल पुथल मच जाए एवं कण कण में है व्यापत वही स्वर। इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कवि ऐसा प्रयोग क्यों करते हैं ये बार बार शब्दों का प्रयोग, और जिनके मध्य जो है वह योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्यों करता है कवि इन शब्दों का प्रयोग? क्योंकि कवि ऐसा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि शब्द की पुनरोक्ति करके चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। मीन जब हम किसी शब्द की पुनरोक्ति बार बार प्रयोग करेंगे तो उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवि जो है इनको यूज़ करता है। जैसे रोम रोम गाता है, काव्य को प्रभावशाली बनाने व शब्दों में प्रवाह लाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग? शब्दों में प्रवाह लाने के लिए। प्रश्न नंबर 2, भाषा की बात का। कविता में विराम चिन्ह है ये। विराम चिन्ह में और विराम चिन्ह आदि विराम चिन्हों का प्रयोग रुकने, आगे बढ़ने और किसी खास भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये जो चिन्ह है खास भाव में व्यक्त करने के लिए। कविता पढ़ने में इन विराम चिन्हों का प्रभावी प्रयोग करते हुए काव्य पाठ कीजिए। गद्य में आमतौर पर है कि शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। अब कविता की निम्न पंक्तियों को देखिए। कण कण में है व्यापत वही तान गाती रहती है। इन पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग जो है क्या हुआ है? अलग अलग जगहों पर किया गया है। कविता में अगर आपको ऐसे अन्य प्रयोग मिले तो उन्हें छांट कर लिखिए। अब ऐसे ही जिनमें है पहले है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आपको अपने आप कविता से छांट कर लिखने हैं। जैसे कंठ रुका है पहले आया है ना। कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, तो इसमें जो है पहले आया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे तुकबंदी या क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकारों के नाम है ये अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, या फिर तुकबंदी, तुक वाले शब्द आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। ये सब में होते हैं कविता जब हम पढ़ते हैं। कविता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छांट कर लिखिए। छांटे गए शब्दों से अपनी कविता बनाने की कोशिश भी कीजिए। आप इनसे कोई और कविता भी बना सकते हैं, पर हम फिलहाल छांटते हैं तुकबंदी वाले शब्द या पद। बैठी है, एंठी है, गाती रहती है,
गाती और रहती, क्रुद्ध, युद्ध। छात्र इन शब्दों के आधार पर कविता लिखने का प्रयास कर सकते हैं ना आप लोग? तो ज़रूर करिएगा। और ये आपका आज अंतिम कविता थी आपके बसंत भाग 2 की। तो आगे मैंने बसंत भाग 3 भी शुरुआत कर दी है। आपको नेक्स्ट सेक्शन के लिए इसी चैनल के साथ जुड़े रहना है। और जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और पसंद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।